आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। 26 फरवरी की शाम हो गई है, दिन शुक्रवार है। थोड़ी देर बाद आपकी पार्टी का टाइम हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आधे घंटे में आपको दिन भर का लेखा जोखा देने आ गया हूं मैं, नितिन ठाकुर। इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट का नाम है दिन भर। तो आज जिन मसलों पर बात करेंगे, जो भी दिन भर में घटा वो बताता हूं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उस पर तो बात होगी ही। थोड़ा सा ठहर कर फिर बात बंगाल की होगी, जहां लेफ्ट एकदम गायब सा ही है, लेकिन जिस केरल में है वहां उसे ढहाने की क्या स्ट्रेटजी है बीजेपी की, समझेंगे। और भारत बंद भी था आज, उसका हाल भी लिया जाएगा। फिर जीडीपी के आंकड़े भी आए हैं, खबर अच्छी है वो भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन से शुरू करते हैं। श्रुतिका। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने किया। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदान 6 अप्रैल को होगा। असम में चुनाव 3 चरणों में होंगे, 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल। वहीं पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। दिसंबर तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.4% की बढ़त हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये आंकड़े जारी किए। वहीं अप्रैल से जनवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 12.34 लाख करोड़ रुपए का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स के एक वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में कोई भी डिपॉजिटर हो या कोई भी इन्वेस्टर, दोनों ही ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी अनुभव करे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोरोना काल के दौरान दिल्ली के तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल से लगभग 1000 कैदियों को पैरोल दी गई थी, लेकिन पैरोल पर जेल से बाहर निकले कई कैदी तय तारीख बीत जाने के बाद भी सरेंडर नहीं कर रहे। ऐसे लगभग 80 कैदी हैं जिनकी पैरोल की मियाद खत्म हो चुकी है, लेकिन वो शर्तों के मुताबिक जेल प्रशासन को रिपोर्ट नहीं कर रहे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक दिन के भारत बंद का आज आह्वान किया। कैट ने दावा किया कि देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठनों से जुड़े 80 करोड़ से अधिक व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद रखा। वहीं कारोबार ठप रहने से देश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ। कतर में तमाम प्रवासी मजदूर गुमनाम मौत मर रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक कतर में पिछले 10 सालों में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के 6,500 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। वहीं कतर की सरकार इन मजदूरों की मौतों की पड़ताल करने में भी नाकाम रही है। और भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। वहीं भारत के तेज गेंदबाज विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी, यहां सभी जगह विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान आज हो गया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में जितने भी चुनाव कर्मी शामिल होंगे, सभी को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। कुल 824 सीटों के लिए 18 करोड़ 60 लाख लोग मतदान करेंगे। कई और बातें उन्होंने कही, और वही जानते हैं इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी, वहां की विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं और इनमें करीब 824 सीटें हैं जिनमें चुनाव होना है। उसके लिए आज एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन ने तिथियां अनाउंस कर दी हैं। कुल मिलाकर के 2 मई को सभी के रिजल्ट एक दिन में आएंगे और इसमें 5 राज्य थे: असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल। असम और बंगाल में एक से ज्यादा चरण के चुनाव होंगे। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही फेज के चुनाव होंगे। अब अगर आप ये देखिए कि असम और बीजेपी बंगाल, इसमें जो डेट्स हैं वो असम में 3 फेज में है। पहला जो वोटिंग होगा असम में वो 27 मार्च को होगा 47 सीटों पे। जो दूसरा है वो 1 अप्रैल को होगा 39 सीटों पे। जो थर्ड फेज है उसमें 40 सीटों पे 6 अप्रैल को चुनाव होगा। इसके अलावा बंगाल में पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो 7 फेज में चुनाव हुआ था।
इस बार 8 फेज में इलेक्शन कमीशन ने तय किया है। पहला फेज 30 सीटों में 27 मार्च को होगा, फिर अगला होगा 1 अप्रैल को, तीसरा फेज होगा 6 अप्रैल को, और 10 अप्रैल को चौथा फेज, 17 अप्रैल को 5वां, और 22 अप्रैल को छठा, 7वां होगा 26 अप्रैल को, और 8वां होगा 29 अप्रैल को। इसमें सभी के चुनाव रिजल्ट जो है वो 2 मई को आने तय किए गए हैं। अगर आप पूरा चुनाव का विस्तार देखें, जो पूरा चुनाव हो रहा है, तो एक बहुत अहम डेट है इसमें, वो है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को करीब 475 सीटों पे चुनाव होगा हर प्रदेश में। इस दिन जो 5 राज्य चुनाव में जा रहे हैं, उसमें हर प्रदेश में एक न एक सीट इसमें इस 6 अप्रैल की तारीख को, तो कह सकते हैं कि 6 अप्रैल जो है उस दिन इन 824 सीटों में से 475 से ज्यादा सीटें पोलिंग में जाएंगी। और इस बार कोविड-19 को देखते हुए एक तो बंगाल का फेज जो बड़ा है वो कि चूंकि पोलिंग बूथ बड़े हैं, पोलिंग वोटर्स बड़े हैं, और कोविड-19 के चलते जरूरत है ज्यादा सुरक्षा बल की भी, और दूसरा ज्यादा इंतजामात की भी, क्योंकि पोलिंग स्टेशन ज्यादा होने के कारण इलेक्शन स्टाफ को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मूव करना पड़ता है। इस कारण से 8 फेज का चुनाव तय किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 के चलते तमाम एहतियात बरते गए हैं। इसमें 80 से ज्यादा साल के लोग जो हैं, जिनको क्लियर डिसेबिलिटी है या किसी तरह की परेशानी है, वो पोस्टल बैलेट से वोट दे पाएंगे। अच्छा राहुल जी, 8 चरणों में चुनाव होंगे बंगाल में, क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, पिछली बार भी बंगाल में 7 फेज में चुनाव हुआ था। इसमें कुछ परेशानियां बंगाल के को लेकर के हमेशा रही हैं। एक तो जो वहां पे पोल वायलेंस यानी जो हिंसा होती है चुनावों के दौरान, उसको देखते हुए, और ये अभी की बात नहीं है, ये पुरानी दस्तूर चला आ रहा है बंगाल में। एक समय पे जब वहां लेफ्ट पार्टियों का दबदबा था, उसके बाद तृणमूल का दबदबा रहा, कि बंगाल में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां झगड़ा है। उसके अलावा बंगाल की एक और विषमता है, बंगाल जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेशी घुसपैठिए और तमाम चीजें जो अराजक तत्व हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन को लगा कि यहाँ पे जो कई सीरीज की मीटिंग हुई वहां के सुरक्षा अधिकारियों से और उनसे, कि यहाँ पे ज्यादा फेज की जरूरत है। और खास ये भी है कि बंगाल में जो है वो सीटें भी ज्यादा हैं। बंगाल में 294 सीटें हैं, उसके मुकाबले तमिलनाडु जो कि सबसे बड़ा राज्य जिसमें चुनाव हो रहे हैं, उसमें सिर्फ 235 सीटें हैं। और तमिलनाडु में चुनाव अमूमन पीसफुल रहता है, शांतिपूर्ण रहता है, इस कारण से वहां एक ही फेज में चुनाव हो रहा है। इसके अलावा अगर आप असम देखें तो असम में भी परेशानियां वैसी ही हैं जैसे बंगाल में है। सुरक्षा की दृष्टि से असम में आतंकवाद का भी खतरा है, क्योंकि कई आतंकवादी गुट जो है वो वहां पे सक्रिय रहते हैं, और एक बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो भी असम में है। इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने असम में 3 फेज और बंगाल में 8 फेज का चुनाव तय करने की कोशिश की है। इसमें काफी ये जो चुनाव है, ये जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, 4 राज्य हैं, एक पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, ये बड़ा ही एक रोचक कॉन्टेस्ट रहेगा, मैं एक तरह से कहूंगा। क्योंकि अगर आप इन चुनावों को देखें तो जो बीजेपी आज दिल्ली में सत्तारूढ़ है, ये अगर 824 सीटों पे चुनाव हो रहा है, तो जो पूर्व की या पूर्वोत्तर की जो सीटें हैं जैसे असम और वेस्ट बंगाल, जहां पे अगर टोटल चुनाव माना जाए तो करीब 420 सीटों का है। बीजेपी इस समय वहां 87 सीटें लिए हुए है, जबकि जो बाकी 404 सीटें बचती हैं तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में, उन 404 में बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट है। तो कहेंगे, आप कह सकते हैं कि चुनाव बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर और उत्तर असम और वेस्ट बंगाल में बहुत अहम है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बीजेपी 3 राज्यों में सक्रिय है, राजनीति रूप पे दबदबा रखती है। एक राज्य में उसकी सत्ता है, असम में उसकी सरकार है, तो वो पुनर्निर्वाचन के लिए जा रही है। इसी तरह से कांग्रेस जो भी है वो 5 राज्यों में प्रेजेंट तो है, लेकिन उसकी सिर्फ 85 सीटें हैं, और सिर्फ एक पुदुचेरी में वो राज करती थी, लेकिन इस समय उसकी सरकार की हालत खराब है। तो कह सकते हैं जो केंद्रीय दल हैं उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है इन चुनाव में, और ये चुनाव कहा जा सकता है कि रीजनल पार्टी जैसे डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, एआईडीएमके,
उनके वर्चस्व की लाई भी है। बंगाल पर सबकी खास नजर है। टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है, जिन्होंने 2.5 दशकों तक बंगाल पर राज किया। हमने भी सोचा कि हम दो पार्टियों की बात तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज जरा बात लेफ्ट पर हो जाए। साथ ही केरल की भी बात होनी चाहिए, जहां लेफ्ट का गढ़ अभी तक सही सलामत है, लेकिन अभी उस पर जो है बीजेपी की नजर है। तो मैंने बात की आज तक बांग्ला के डिप्टी एडिटर केशवानंद धर दुबे से। केशवानंद जी, लेफ्ट की तबीयत कैसी है बंगाल में? इतनी इररिलेवेंट क्यों दिख रही है पार्टी? बंगाल में लेफ्ट गायब है ऐसा नहीं कह सकते, पर इस चुनाव में लेफ्ट पीछे जरूर है। 34 साल तक शासन करने वाली एक पार्टी आज उस राज्य में नहीं है, न के बराबर है जहां उसका बड़ा अस्तित्व हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा कारण टीएमसी का उदय, ममता बनर्जी का उदय, और उसके बाद अब बीजेपी की मौजूदगी। और बीजेपी की मौजूदगी इस बार बड़े पैमाने पे है, खास करके 2019 में 18 लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी वहां जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। दरअसल अभी लेफ्ट की मौजूदा हालात के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। सिंगूर और 2007 में नंदीग्राम के आंदोलन के दौरान ही लेफ्ट को लगने लगा था कि राज्य में उनको बड़ी चुनौती मिल रही है, और ये चुनौती 33 साल के बाद पहली बार लेफ्ट को मिल रही थी। क्योंकि उस वक्त वहाँ बीजेपी न के बराबर थी और कांग्रेस भी असरदार नहीं थी। पर ममता बनर्जी ने इन दोनों आंदोलनों के जरिए, जो अलग होकर उन्होंने कांग्रेस से टीएमसी बनाई थी, और इन आंदोलनों के जरिए लेफ्ट के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की। और इसके बाद 2011 में लेफ्ट वहाँ सत्ता से बाहर हो गई, और इसके बाद ममता बनर्जी सरकार में आई। इस दौरान बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री पद से हटे, लेकिन उसके बाद लेफ्ट में उतने वहाँ मोर्चा, खास करके माकपा में उतने बड़े नेता नहीं सेकेंड बेंच में दिखे जो कि उस जगह को भर पाए। और अगर बात करें अभी की, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य की काफ़ी उम्र हो चुकी है, उनकी तबीयत अक्सर खराब ही रहती है। लेफ्ट नेता बंगाल में ममता बनर्जी को अब चुनौती इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनकी सेकेंड बेंच उतनी बड़ी मजबूत नहीं है, और इसी गैप का फ़ायदा और इसी रिक्त स्थान का फ़ायदा बीजेपी ने लिया। और 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी का देखा जाए तो वोट प्रतिशत वैसे ही इंटैक्ट था, लेकिन लेफ्ट का वोट प्रतिशत बुरी तरह से गिरा, और ये गया किधर गिरकर, ये गया बीजेपी की ओर। और लेफ्ट कहा जाता है कि लेफ्ट का सारा वोट बैंक बीजेपी की तरफ चला गया, और जिसके कारण बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर इलेक्शन में रणनीति क्या है लेफ्ट की? इस इलेक्शन की बात करें तो अभी लेफ्ट क्या कर रहा है बंगाल में, तो बंगाल में लेफ्ट ने इस बार कांग्रेस से फिर हाथ मिलाया। 2016 में भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ी थी। हालांकि कांग्रेस भी देश के कई हिस्सों की तरह बंगाल में भी अभी काफ़ी कमज़ोर है, और कांग्रेस एक वक्त यहाँ शासन में हुआ करती थी लेफ्ट से पहले, लेकिन अभी भी कांग्रेस की अवस्था बंगाल में ना इनके पास बड़े लीडर हैं, और मुर्शिदाबाद या कुछ इलाकों को जिलों को छोड़ दिया जाए तो अभी कांग्रेस बेहतर बहुत स्थिति में नहीं दिख रही है बंगाल में। लेकिन इसमें इस बार एक नया दिलचस्प समीकरण ये है, और ये एक तीसरा फैक्टर कह सकते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ अब्बास सिद्दीकी, जिन्होंने अभी हाल में ही एक पार्टी बनाई है, और कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोट ये काफ़ी बटोर सकते हैं, और कुछ सीटों पर करीब 60-70 सीटों पर सीधे तौर पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये लेफ्ट और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। यही, हालांकि टीएमसी और बीजेपी इसे अभी दोनों के गठबंधन को बड़े तौर पे खतरे के रूप में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी ने कहा भी कि उन्हें बंगाल में हम असेंबली की आशंका दिखती है। लेकिन इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये अपने काडर का जोश भरने और उन्हें मजबूत करने के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है, ताकि जमीन पर कार्यकर्ता चुनाव मजबूती से लड़े। अब देखना यह है कि 18 फरवरी को लेफ्ट की ब्रिगेड में बहुत बड़ी सभा है, कांग्रेस का भी साथ है, और ब्रिगेड मैदान कहा जाता है कोलकाता का सबसे बड़ा मैदान है, और जो इसे भरने में कामयाब रहता है, और लेफ्ट कई बार ऐसा कर भी चुका है, उसके तरफ वोटर्स का असर दिखता है। लेकिन वो कितना होगा और कैसा होगा, ये 18 फरवरी के बाद पता चलेगा, और 2 मई को नतीजे आएंगे बंगाल चुनाव के दौरान। तब लेफ्ट की असली ताकत उभर कर सामने आएगी कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा, और ममता बनर्जी और बीजेपी के सामने उनकी चुनौती कैसी रही। केशवानंद जी, केरल में तो लेफ्ट अभी है, वहां बीजेपी पांव पसार ही रही है। ई श्रीधरन को लेकर सुगबुगाहट है कि बीजेपी जो है उन्हें सीएम पद का दावेदार बना सकती है अपना केरल में। तो इससे लगता है आपको कि बीजेपी लेफ्ट का गढ़ गिरा लेगी या कोई नुकसान पहुंचा लेगी?
जहाँ तक केरल की बात है तो वहाँ भी बीजेपी इस बार पूरी ताकत लगा रही है। इसी क्रम में भाजपा कुछ नए नामों को अपने कुनबे में शामिल कर रही है और 6 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने डेट रखा है केरल में पोलिंग का। और हाल में ही देश के मेट्रो मैन कहे जाने वाले ई श्रीधरन भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें काफ़ी सौम्य माना जाता है और बीजेपी उनकी छवि का फ़ायदा उठा रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और हालांकि बीजेपी की ओर से अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन कई बड़े स्टेट बीजेपी के नेता भी उन्हें सीएम कैंडिडेट के तौर पे देख रहे हैं। उन्हें पद्म विभूषण मिला है और ख़ास करके बीजेपी ने जो केरल विजय यात्रा रैली की, इस रैली में केरल में बीजेपी का सूखा है उसे ख़त्म करने कैसे किया जाए और आम मतदाताओं से कैसे ज़्यादा आम मतदाताओं के बीच स्वीकार हुआ जाए, इस पे काफ़ी चर्चा की बीजेपी ने। और खास करके अगर श्रीधरन की बात करें तो वो 88 साल के हैं और अभी भी हालांकि उस लेवल पे भी वो काफ़ी एक्टिव हैं। और क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद ही वो कह चुके हैं कि वो चुनावी राजनीति करने के इच्छुक हैं। और उनके इस बयानों को देखा जाए, खास करके श्रीधरन ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की केरल में, उन्होंने यूडीएफ और एलडीएफ दोनों को ही अटैक करना शुरू किया और कहा कि दोनों ही गठबंधन केरल का विकास करने में असफल रहे। और साफ साफ वो कह रहे हैं कि मैं केरल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ऐसा समझा जा सकता है कि उनकी साफ सुथरी छवि का बीजेपी काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करेगी और उन्हें संभवतः हो सकता है कि बीजेपी वहाँ अगर सीएम कैंडिडेट का ऐलान न भी करती है तो वो ये उन्हें प्रमुख नेता के तौर पे पेश करते हुए राज्य बीजेपी, केरल बीजेपी के साथ उन्हें चुनाव प्रचार में उतारेगी। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने एक दिन के भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान ट्रांसपोर्टर्स ने भी किया। दोनों संगठनों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर नाराजगी जाहिर की है। कैट ने बताया कि देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठनों के 8 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स यानी व्यापारियों ने अपना आज पूरा कारोबार बंद रखा। तो भारत बंद कहां कहां सफल रहा, कहां चक्का जाम ठीक ढंग से हुआ, यह हमने पूछा राम किंकर सिंह से। बंद की अगर मैं बात करूं तो अगर करोल बाग इलाके में मैं गया और सदर बाजार के इलाके में खास कर गया तो वहां मैंने देखा कि दुकानें ज्यादातर जो है खुली हुई थी। यानी अगर मैं कहूं तो ये एक तरह से आंशिक असर देखा जा सकता है इन अलग अलग बाजारों में। तो दिल्ली के ज्यादातर जो बाजार हैं वो आमतौर पर खुले ही रहे और व्यापारियों को दिक्कत भी है कि काफी ज्यादा इन्हें लॉस हुआ कोरोना के दौर में, लेकिन अब वो चाहते हैं कि जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो चलती रहें। हालांकि कैट का दावा यही कहता है कि व्यावसायिक गतिविधि नहीं हुई और 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठन फिलहाल कैट में हैं और तकरीबन 8 करोड़ व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं। और साफ तौर पर कैट का यही कहना है कि तकरीबन हर रोज की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जीएसटी के जरिए होता है। आज जीएसटी पोर्टल पर कैट के इस आह्वान के मद्देनजर कुछ व्यापारियों ने लॉग इन नहीं किया, लिहाजा ये नुकसान काफी ज्यादा है। और कैट ने इस नुकसान को बताया है कि ये 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये मुद्दा है वह तकरीबन बिजनेस टू बिजनेस और साथ ही साथ बिजनेस से कंज्यूमर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। और इसको जो समर्थन दिया है वो एटवा ने दिया है और ट्रकों का संगठन है। तकरीबन 40 लाख ट्रक खड़े रहे सड़क पर, उनका ये कहना है। और कोई व्यवधान नहीं हुआ, लेकिन कुछ इलाकों में इसका खासा असर देखने को मिला, कई इलाकों में जो है इसका असर भी दिखा। तो कुल मिला के मिला जुला असर रहा। डीजल की कीमत, बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ एटवा ने समर्थन किया था। तो यही सारी चीजें हैं जिसके जरिए मैं कह सकता हूं कि आंशिक तौर पर मिला जुला असर रहा। अच्छा राम किंकर जी, ये भी बताइए कि इन संगठनों की नाराजगी के क्या कारण थे और मांगे क्या हैं इनकी? देखिए, मांगों का तो व्यापारी संगठन सिर्फ यही कहना है कि जो जीएसटी का पोर्टल है उसे बेहद
शानदार बनाइए, सबसे बड़ी बात उसे सरल बनाइए। ऐसा न हो कि जो टैक्स फाइल करना वो जी का जंजाल हो जाए, लिहाजा वो इसका सरलीकरण चाहते हैं। कुछ ऐसे उसमें प्रावधान है, व्यापारियों से मेरी बातें हुई, उनका ये कहना है कि कई प्रावधान ऐसे हैं जिसमें अधिकारियों को ये खास तौर पर सुविधा दी गई है, अधिकार दिया गया है, सुविधा तो नहीं कह सकते, अधिकार दिया गया है कि अगर उन्हें कोई गड़बड़ी मिली तो वो बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रावधान है उसमें जो कि व्यापारी ये मानता है कि ऐसा होने से उनका जीना और मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा वह इस चीज को चाहते हैं सरल हो। और दूसरी सबसे खास बात कि व्यापारियों का ये भी कहना है कि तकरीबन 3 से 4 साल हो गए और इसमें 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा संशोधन हुआ, और यही वजह है कि अब जीएसटी उनके लिए जी का जंजाल बन चुका है। और कई विवादास्पद नियम भी इसमें हैं जिसका वो कई बार जिक्र करते हैं। तो यही वो चाहते हैं कि इसका सरलीकरण हो जाए और एक आम जन के लिए, खासकर व्यापारियों के लिए सुविधा हो जाए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन जाहिर तौर पर कई संगठन ऐसे हैं, जैसे फैट की ही मैं बात कर रहा हूँ, वो ये चाहते हैं, उनसे जुड़े 8 करोड़ व्यापारी चाहते हैं कि यह जो सरलीकरण है जीएसटी का वो बहुत जल्द होना चाहिए ताकि व्यापारी राहत की सांस ले सके। You are listening to आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आज एक अच्छी खबर आई, खबर है जीडीपी को लेकर, लेकिन पहले एक कहानी बताता हूं जो हाईकोर्ट पहुंच गई। पति के कहने पर पत्नी ने चाय नहीं बनाई तो पति ने उसकी पिटाई कर दी। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने सब सुना और कहा कि पत्नी कोई गुलाम या कोई वस्तु नहीं है। चाय बनाने से मना कर देने पर पत्नी को पीटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस रेवती मोहिते देरे ने कहा कि आज भी समाज में पितृसत्ता की भावना है। अब भी महिलाओं को पुरुष की जायदाद समझा जाता है और फिर जो दोषी था उसको इस मामले में 10 साल की सजा पहले सुनाई जा चुकी थी, वो बरकरार रखी गई। तो खैर चलिए अब अच्छी खबर सुनाता हूं। लॉकडाउन में इकोनॉमी की खस्ता हालत को इस बार राहत मिली है। 2 तिमाहियों तक नंबर खराब आए थे, लेकिन जीडीपी के जो आज आंकड़े आए हैं उसने सबको खुश कर दिया। जीडीपी में 0.4 की बढ़त के साथ यह कहा जा सकता है कि भारत आर्थिक मंदी के दौर से निकल आया है। नए आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित करेंगे और क्या वाकई ये मुश्किल आर्थिक दौर के खत्म होने की पहली आहट है, ये जानने के लिए मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों की जानकार हर्षवर्धन त्रिपाठी से। देखिए, अभी जो तीसरी तिमाही के आंकड़े आए हैं, मुझे लगता है ज्यादातर जो अनुमानित, जो लोगों को अनुमान था, अर्थशास्त्रियों को और रेटिंग एजेंसियों को, उसी के आसपास है। हालांकि इसमें थोड़ी सी ज्यादा बढ़त की उम्मीद की जा रही थी कि शायद 1% के आसपास का तीसरी तिमाही का आंकड़ा रहेगा, लेकिन 6 महीने के बाद हम पॉजिटिव टेरिटरी में गए हैं। -7.5 जो दूसरी तिमाही थी उससे हम तीसरी तिमाही में 0.4% गए हैं। और इसमें एक जो बहुत अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 3 से बढ़कर करीब 4%, 3.9 हो गई है। और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो दूसरी जो कहें कि हम इकोनॉमी की रफ्तार देखते हैं कि किस तरह से कंजम्पशन हो रहा है, उसमें बेहतरी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें अर्थव्यवस्था की जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं वो हमको ये बता रहे हैं कि हमने वो कठिन दौर पार कर लिया, मंदी के दौर से बाहर आ गए, लेकिन आगे का रास्ता कठिन है क्योंकि अब यहाँ से हमारा जो बेस था, वो जो लो बेस था, उससे हम थोड़े ऊपर के बेस पर आएंगे। और जो अगला वित्तीय वर्ष होगा, ये आखिरी तिमाही और अगला वर्ष, उसकी जो चुनौतियां हैं उसको हमें ठीक करना होगा। इसमें 3 आंकड़े जो बहुत मुझे लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है। एक आंकड़ा है जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का, जो -1.5 से बढ़ 1.6 यानी पॉजिटिव टेरिटरी में गया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिसकी आज देश में सबसे ज्यादा मुश्किल है, रोजगार की जो स्थिति है वो बेहतर होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, 2.3 से बढ़कर 7.3 हुई। इसका मतलब कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें डिमांड बढ़ रही है, लोगों की जरूरत बढ़ी है, फैक्ट्री फिर से काम पे लौट रही है। और तीसरी जो, जिसको हम हाउसिंग कहते हैं, रियल एस्टेट कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसका ग्रोथ रेट -7.2 से 6.2 हुआ है। तो ये तीनों जो एक तरह से इंडिकेटर हैं, ये ग्रोथ इंडिकेटर के साथ साथ इकोनॉमी की जो बेसिक चीजें हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा क्या, इंडस्ट्री के पहिए फिर से चलने लगे हैं क्या, तो उसका जवाब आता है कि बहुत बेहतर तरीके से अब इससे आगे जाने की स्थिति आगे है, जिसको हम आखिरी तिमाही में देखेंगे।
अच्छा हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि जीडीपी का तो ठीक है, लेकिन कई दिन से शेयर बाजार जो है गिरे जा रहा है, वजह क्या है और क्या मार्केट जो है अब जीडीपी के नंबर से क्यों लेकर थोड़ा सुधार करेगा? एक तो मुझे लगता है कि आज जो शेयर बाजार है या जो इसके पहले भी जो शेयर बाजार की गिरावट है उसे समझना चाहिए हमें। वो भारतीय अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से अलग है। उसकी वजह है अमेरिकी बाजार है। अमेरिकी सरकार ने जो सीरिया में स्ट्राइक की है वो एक बड़ी वजह है, और जो सबसे बड़ी वजह है कि बॉन्ड यील्ड, जो अमेरिका का बॉन्ड यील्ड है वो एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यानी सरकार जो अपनी तरफ से बॉन्ड जारी करती है, इसको बाजार में ट्रेड करते हैं, वहां से लोग पैसे उठाते हैं, वो बहुत ऊंचे स्तर पर है। और चूंकि ये जो अमेरिकन बाजार है वो लाख लोग कहें कि डीकपलिंग थ्योरी चलती है, लेकिन वो बाजार दुनिया भर के बाजारों को प्रभावित करता है, और उसका असर सीधे तौर पर जो भारतीय बाजार में जो विदेशी निवेशक होते हैं, जिनको हम FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जो संस्थागत निवेशक हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, जो भारतीय बाजार में बहुत जबरदस्त खरीदारी पिछले कुछ, जिसको हम कहें कि करीब कई हफ्तों से लगातार वो कर रहे थे, उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत काटी है। और दूसरा, जब इस तरह के संकेत आते हैं तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, यानी जो घरेलू बाजार, जो घरेलू निवेशक है, उसको लगता है कि अगर विदेशी निवेशक भागेगा तो हमारे पैसे अचानक डूब सकते हैं, यानी शेयर बाजार में अचानक गिरावट आ सकती है। इस वजह से एक आप इसको कह सकते हैं कि जिसको भगदड़ की एक आशंका हो और लोग भागने लगे, तो ये जो सेंसेक्स की गिरावट है ये उसी वजह से है। और अभी जो Q3 के आंकड़े आएंगे निश्चित तौर पर उससे थोड़ी राहत होगी, लेकिन बड़ा असर चूंकि बॉन्ड यील्ड का है, अमेरिकी बाजार का है, तो उसको हम शायद और अब वक्त है दिन भर को समेटने का, लेकिन जाते जाते एक शेर सुनाता हूं। एक शायर हुए हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी, उनका मशहूर शेर है, उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। उनका ये शेर हिंदुस्तानी सियासत पर, हमारे रंग रंगीले प्रजातंत्र पर सटीक बैठता है। इस अलबेली राजनीति की एक मिसाल सुनाता हूं। एक सज्जन है, नाम है बाबूलाल चौरसिया। अब चौरसिया जी के नाम पर ना ठहरिए, काम पर आइए। भाई साहब नेता हैं, बाकायदा नाथुराम गोडसे के भक्त हैं, और वही हैं जिन्होंने साल 2017 में गोडसे का मंदिर भी बनवाया था, आरती भी उतारी थी। अब जो है श्रीमान जी ने कांग्रेस की टोपी पहन ली है। ग्वालियर में खुद कमलनाथ ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। शामिल होते हुए उन्होंने कहा, मैं एक इंसान हूं, हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, और मेरा दिल जो है हमेशा से कांग्रेसी था। सुनिए बयान। तो एक डकैत से जो है किसी महात्मा बन जाते हैं, तो मेरा भी जो हृदय परिवर्तन हुआ। मैं तो एक आदमी हूँ, मैं एक आदमी मात्र हूँ। जब जो आदमी कांग्रेस के अंदर रहा है, जब से होश संभाला मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस की विचारधाराओं पर चलता रहा। मेरी एक मजबूरी कह सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसा दिन कह सकता हूँ कि जिस दिन जो है मैं हिंदू महासभा में शामिल हुआ, तो ये मुझे जानकारी नहीं थी कि ये मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रचेंगे। इन्होंने साजिश मेरे साथ रची, और ये साजिश में जो है कामयाब हो गए। मुझे भूल भुलैया में रखा गया, मुझे अंधेरे में रखा गया। लेकिन जब मुझे जानकारी ये मिल गई, अरे आप, जब इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, तब जो मेरे समझ में आया कि ये गलती इन्होंने मेरे से ऐसी कराई है जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो ये थी हृदय परिवर्तन की कहानी, जिसके बारे में मैं ठीक तो नहीं कह सकता कि इससे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए या नहीं, मगर एक चीज कह सकता हूं, आपको शो कैसा लगा ये जरूर लिखकर भेजिए। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। आज के पॉडकास्ट प्रोड्यूसर हैं प्रतीक वाघमारे, साउंड इंजीनियर हैं कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, और अब मिलूंगा मैं अगले हफ्ते। लेकिन आज तक रेडियो आपकी सेवा में सातों दिन हाजिर है, तो सुनते रहिएगा। हैप्पी वीकेंड।